औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम जनाब आसिम साहब, जनाब डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, तलबा तालिबात, अज़ीज़ असातिज़ा कराम, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आसिम साहब का, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का। आपने हमें मौका दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ बात करने का, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करने का। आज का मौजू आपने चौधरी साहब ने काफ़ी तफसील से बता दिया जो हम बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान एक फेडरल गवर्नमेंट है जो चला रही है मरकज़ के लेवल पे, और उसके बाद आप सब जानते हैं कि 4 सूबे हैं पाकिस्तान में जो इस मरकज़ के अंदर इसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, और उसमें एक फेडरेटिंग यूनिट पंजाब है जो 51% ऑफ पाकिस्तान है, और इस लिहाज से हम दुनिया की वाहिद फेडरेशन है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट उसके बाकी तीनों फेडरेटिंग यूनिट से बड़ा है। और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से पंजाब को बुरा भी कहा जाता है, और जो बातें हम सुनते हैं वो आप भी सुनते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो हमारे सूबों के इश्यूज़ हैं ये इतने गंभीर कैसे हो गए, और ये क्यों हम इनको अपने जो मसाइल हैं हम उनको हल नहीं कर सके। जो अभी मैंने बात की पंजाब की और दूसरे सूबों की, हमारे 4 सूबे हैं और चारों ही एक लॉपसाइडेड सूबे बने हुए हैं। पंजाब जो 13 करोड़ का सूबा है, इस वक्त 12 मुल्क दुनिया में सिर्फ ऐसे हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर आज पंजाब एक मुल्क हो तो ये दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होगा। और जो मुल्क इससे बड़े हैं वो कौन से हैं? उसमें चाइना एक है, इंडिया एक है, यूनाइटेड स्टेट्स है। इस तरह के मुल्क हैं जो सिर्फ हमसे बड़े हैं, जिनकी 150 करोड़ की आबादियाँ हैं, या 30 करोड़ की या 32 करोड़ की आबादी है। इसी तरह अगर सिंध का सूबा आप देखें तो सिर्फ 31 मुल्क ऐसे हैं जो सिंध से बड़े हैं। अगर सिंध आज एक मुल्क हो तो ये 32वां बड़ा मुल्क होगा दुनिया का। सिर्फ 41 मुल्क ऐसे हैं जो KPK से बड़े हैं। तो हम इसमें बलूचिस्तान, ये सारे सूबे वो हैं जो आबादी में एक डिस्टिंक्शन रखते हैं, पंजाब ख़ास तौर पे, और बलूचिस्तान है जो तकरीबन 350 स्क्वायर किलोमीटर उसका रकबा है। और अगर हम इसको देखें रकबे के लिहाज से देखेंगे तो दुनिया में 172 मुल्क ऐसे हैं, 172 कंट्रीज़ हैं जो बलूचिस्तान से छोटे हैं। ये इतना बड़ा सूबा है हमारा। और जब पाकिस्तान बना उस वक्त इसकी बलूचिस्तान की आबादी सिर्फ 11 लाख थी। 11 लाख की आबादी पे इतने बड़े रकबे का एक सूबा मौजूद था। हमने अगर उस वक्त 11 लाख की आबादी के लिए कुछ वेलफेयर का काम कर लिया होता तो शायद आज हम बलूचिस्तान में ये दिन ना देख रहे होते। इसी तरह पाकिस्तान की कुल आबादी, मैं मगरबी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मशरकी तो हमारे पास रहा नहीं, 3.5 करोड़ से कम थी। 33.7 मिलियन थी 1951 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन, और आज ये 25 करोड़ है। बलूचिस्तान का सूबा जो 11 लाख से शुरू हुआ था, आज उसकी आबादी कोई 24 लाख के करीब, उसकी आबादी कोई 1.5 करोड़ के करीब है। और इसी तरह पंजाब जो 2 करोड़ की आबादी से शुरू हुआ था, आज उसकी आबादी 13 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। सिंध जो सिर्फ 60 लाख का सूबा था जब पाकिस्तान बना, और आज सिंध का सूबा 5.5 करोड़ की आबादी है। उसमें कराची अकेला अगर आप देखें तो वो 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है। इसी तरह KP को अगर आप देखें जो 5.8 मिलियन टोटल पॉपुलेशन थी 1951, आज उसकी पॉपुलेशन कोई 5 करोड़ पे, 4.5 करोड़ पे पहुंच चुकी है। तो ये हमारे सूबे हैं जिनमें हम रह रहे हैं, ये हमारा मुल्क है। और मुल्क बनाए किस लिए जाते हैं, बनते क्यों हैं? सबसे बेसिक, अगर जितनी भी आप पॉलिटिकल साइंस की किताबें उठा के पढ़ लें, आपको 7 इंग्रेडिएंट्स नज़र आएंगे कि मुल्क जो है वो
इन 7 चीज़ों के लिए बनता है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो पब्लिक वेलफेयर है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके लिए लोग हुकूमतें बनाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। हम किसी की ग़ुलामी कबूल कर लेते हैं, हम किसी को अपना लीडर और अपना प्राइम मिनिस्टर और सदर बनाते हैं इसलिए कि ये 7 चीज़ें हमें चाहिए। हम अपनी ताकत, अपने वोट की ताकत किसी एक के हवाले करते हैं ताकि वो हमारी वेलफेयर का काम कर सके, वो हमारे लिए हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर सके, वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस कर सके, हमें इंसाफ मिल सके। और इसी तरह इकोनॉमिक वेलफेयर हो, पॉलिटिकल वेलफेयर हो, रियासत की हिफाजत की जा सके। ये सारी वो जिम्मेदारियां हैं जो हम किसी एक पार्टी को, किसी एक शख्सियत को सौंप देते हैं और ख़ुद उसके सबॉर्डिनेट बन जाते हैं। इसलिए कि ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी मुआशरे को चाहिए। और इसमें अगर एक चीज़ आप देखें तो वो पब्लिक वेलफेयर है। अगर एक ही चीज़ पे आप कंसंट्रेट करें तो हम हुकूमतें बनाते हैं, हम लोगों को आगे लेके आते हैं, हम लोगों को अपना लीडर बनाते हैं इसलिए कि वो पब्लिक वेलफेयर कर सकें। और दुनिया में जो आपकी मरकज़ी हुकूमतें हैं वो जब ये काम नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ देयर साइज़, अपने हुजम की वजह से, तो वो अपने मुल्कों को सूबों में, स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, डिवीजन्स में तकसीम करती हैं ताकि पब्लिक तक उसका हक पहुंचाया जा सके, ताकि पब्लिक लोगों में तरक्की आ सके, उनकी सेल्फ ग्रोथ हो सके, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके। जो भी चौधरी अब्दुल रहमान साहब भी फरमा रहे थे, उसके लिए सूबे बनाए जाते हैं, उसके लिए स्टेट्स बनाई जाती हैं, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं और आवाम को उनकी दहलीज तक सहूलत पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की 2019 में, जिसका उन्वान था पाकिस्तान एट 100, कि जब पाकिस्तान एक 100 साल का होगा तो इसका नक्शा कैसा होगा। एक तो जो बात उन्होंने कही कि 2047 में जब पाकिस्तान एक 100 साल का होगा तो इसकी आबादी 50 करोड़ तक पहुंच चुकी होगी। जितनी आज हमारी आबादी है इससे भी दुगनी आबादी हमारी हो चुकी होगी अगर हम इसी तरह से चलते गए। और अगर ये मुल्क एक हाई इनकम कंट्री बनना चाहता है तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसके रास्ते में रुकावटें कौन सी हैं। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ पाकिस्तान में है वो हमें दूर करनी पड़ेगी। जैसे सदरन पंजाब हमेशा एक मुतालबा आता है कि जहाँ पे तरक्की नहीं हो सकी क्योंकि ये लाहौर से दूर है, और हकीकत भी इसी तरह से है। ये सबसे पहले उन्होंने बात की, एक पॉपुलेशन की बात की, दूसरी रीजनल इनइक्वालिटीज़ की बात की। अगर यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं कि पाकिस्तान ने पिछले तकरीबन 80 साल में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है, एक इस्लामाबाद और 4 आपके प्रोविंशियल कैपिटल्स। उसके अलावा कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे इवन हमारी बुनियादी सहूलतें भी मौजूद हों। कहा यह जाता है, एक लतीफ़े के तौर पे लोग कहते हैं कि अगर कोई सख्त बीमार हो गया तो वो ले जाएं किसी भी शहर में, किसी हॉस्पिटल में, वो कहते हैं बचना नहीं है लाहौर ले जाओ, क्योंकि सहूलत है ही वहाँ पे सिर्फ, और कहीं पे सहूलत हमने दी नहीं है। फिर वीक इंस्टीट्यूशंस हमारे बनते हैं। जब हमारी आबादी इतनी बड़ी है, हुकूमत की ग्रिप उस आबादी के ऊपर नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं। जब इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तो करप्शन बढ़ती है, जो आज हम तमाशा अपने इर्द गिर्द में देख रहे हैं। इसी तरह डेवल्यूशन की बात वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में की कि जब तक हम अपने जो इख्तियारात हैं वो डिवॉल्व नहीं करेंगे, नीचे तक जो आपकी टियर है गवर्नमेंट की उस तक नहीं लेके जाएंगे तो तरक्की शायद मुमकिन नहीं होगी। और ये बातें जितनी मैंने आपके सामने की है, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं, हम क्या कर रहे हैं और दुनिया हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो वो हमें क्या रास्ता दिखा रहे हैं। मैं अगर आपके सामने एक फिगर रखना चाहता हूँ कुछ, कि दुनिया किस तरह से गवर्न कर रही है। चाइना, जिसकी आबादी तकरीबन 1.4 बिलियन है, उसने अपने 31 सूबे बनाए हुए हैं। इंडिया
अगेन कोई 150 करोड़ की आबादी है। जब आज़ाद हुआ, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, और टोटल उसकी जो स्टेट्स थी वो 9 थी। आज उसकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अगर मिलाएं तो ये 39 हैं। तो 30 नए सूबे पिछले 80 साल में इंडिया ने बना लिए, हम एक भी नहीं बना सके। यूनाइटेड स्टेट्स 332 मिलियन उसकी पॉपुलेशन है और 50 स्टेट्स हैं उनके पास। इंडोनेशिया जो मिलता जुलता है हमारे पास, 27 करोड़ की आबादी है और 34 उसकी स्टेट्स हैं इंडोनेशिया की। पाकिस्तान हमें पता है 5वें बड़े मुल्क हैं हम आबादी के लिहाज से दुनिया में, और हमारे पास सिर्फ 4 सूबे हैं। जो ऊपर वाले 4 मैंने आपको बताएं, किसी के 50 हैं, 34 हैं, 31 हैं। नाइजेरिया अगेन तकरीबन हमारे जैसा 20 करोड़ से ज़्यादा उनकी आबादी है, 27 प्रोविंसेस हैं। ब्राज़ील 20 करोड़ से ज़्यादा है, 22 करोड़ के करीब आबादी है, और 36 स्टेट्स हैं ब्राज़ील के अंदर। इसी तरह बांग्लादेश तो उनकी यूनिटरी स्टेट है, उन्होंने कोई सूबा नहीं बनाया लेकिन उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट्स को एम्पावर कर दिया। मैक्सिको 13 करोड़ की आबादी है और 31 सूबे हैं। ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े मुल्क, और उनकी डिवीजन उन्होंने किस तरह से की है वो आपके सामने मैंने बता दिया। और अपने सूबे और इनकी भी जो आबादी जिस तरह से है वो भी आपने देख ली। अब हम अगर बात करें कि हम क्या प्रपोज करते हैं, हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दें। इस तरह तकरीबन 33 सूबे पाकिस्तान के बनेंगे, और ये आप हुकूमत आपके करीब पहुंच जाएगी। जो सहूलत हुकूमत को आपको देनी चाहिए वो आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाएगी। इस पे एक बात की जाती है, हमें जहाँ भी हम जाते हैं कि जी फिर इससे अच्छा है कि आप लोकल गवर्नमेंट बना दें। लोकल गवर्नमेंट बननी चाहिए, बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है, बट हमने ये देखा पिछले 80 साल में कि कहीं लोकल गवर्नमेंट नहीं बनी। बनती है कभी माशाल्लाह, जब आते हैं तो लोकल गवर्नमेंट बनती है। जैसे ही आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहला काम यही करती है कि आपके लोकल गवर्नमेंट्स को ख़त्म कर देती है। तो ये शायद हमारे डीएनए में है ही नहीं कि हम लोकल गवर्नमेंट बना सकें। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, हमारे 80 साल में बहुत से लीडर आए हैं, बहुत सी पार्टियां आई हैं, और ये नहीं हम कह सकते कि सब लोग बुरे थे। उनमें कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ नहीं भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरक्की या तनाज़ुली का ग्राफ बना के देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये स्ट्रेट सीधी एक लाइन चल रही है। किसी भी दौर में आप, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और आप टीचर हैं जो जहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको रिसर्च करनी चाहिए। आप बजाय जज्बाती नारों के आप देखेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवर नहीं किया। हर दौर में हमारी तनाज़ुली बढ़ती गई है, हर दौर में हमारी इकनॉमिक कंडीशन ख़राब से ख़राब तर होती गई हैं। आप कभी देखें, अभी पीटीआई कहेगी कि जी हमारे दौर में तो डॉलर 160 रुपये का था, आप देखें कितना जुल्म हो गया, ये तो 280 रुपये का हो गया। तो भाई अगर उससे पीछे चले जाएं तो एक नून लीग का दौर था, तब डॉलर 36 रुपये का था। उससे पहले पीपल्स पार्टी के एक हमारा दौर था, उसमें डॉलर 10 रुपये का था। तो ये किसी ने भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, ये अपनी स्पीड से बढ़ रहा है और रुपया उसी स्पीड से डिप्रिशिएट हो रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि ये इन दावों की बजाय हम एक डाटा बैंक बनाएं और हम उस पर बिलीव करना शुरू करें और उसके मुताबिक चीज़ों को देखना शुरू करें। मैं आपके सामने वही चीज़ें रखने की कोशिश कर रहा हूँ और बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं मुख्तसर मेरा ख्याल है आपसे बात करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, और इसके बाद हम आपको अगर ये बातें मेरी सुन के कोई सवाल आपके जहन में पैदा हो तो आप क्वेश्चन कीजिए। हमें क्वेश्चन करना चाहिए एज एन इंस्टीट्यूट जिसमें आप बैठे हुए हैं। माशाल्लाह आसिम साहब ने आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा, वो इतना अच्छा आपको दिया, तो पढ़ाया भी आई एम श्योर कि इससे भी अच्छा होगा। तो आप सवाल करेंगे तो हमें इंशाल्लाह मौका मिलेगा अपनी बात को करने का, और आपको मौका मिलेगा बात को अच्छी तरह से समझने का। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमने देखा कि लीडर्स आए हैं, गए हैं, हुकूमतें बनी, टूटी, कई तरह की हुकूमतें हमारे पास आई, हमारे पास मार्शल लॉ भी लगे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी आई, इन प्रोसेस हमने आधा मुल्क भी खो दिया, लेकिन हमारी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई।
ये ख़राब होती जा रही है एक स्पीड से, और उसी स्पीड से ख़राब हो रही है। अब स्पीड बढ़ती जा रही है क्योंकि स्नोबॉल इफेक्ट तो होता है। जब आप एक चीज़ को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकते हैं तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। वही कुछ हो रहा है इसमें। न किसी लीडर का कंट्रीब्यूशन है हमें बहुत ज़्यादा अच्छा करने में, और ख़राब करने में भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है सबकी, किसी की कम या ज़्यादा नहीं हमें नज़र आएगी। हम इसमें क्या चाहते हैं कि जब सूबे में बनेंगे, आपके 33 प्रोविंसेस अगर बनते हैं तो लोग जो आएंगे, जो सूबों में काम करेंगे, अगर कोई अपने सूबे में अच्छा काम करेगा तो वो नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज होगा। और अगर वो अपनी मेहनत से और अपनी एबिलिटी से मेरिट के ऊपर आगे बढ़ेगा तो वो नेशनल लेवल पे आके भी डिलीवर करने के काबिल होगा। आज हमारी जो भी लीडरशिप आती है आपको पता है कैसे आती है, और इसमें भी माशाल्लाह कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक भी एक्सेप्शन नहीं है। सारे के सारे लीडर एक ही रास्ते से आ रहे हैं। और यही वजह बनती है कि जब लीडर पे मुश्किल आती है वो अवाम की तरफ देखता है तो अवाम कहीं पे उसके साथ नहीं होती। यहाँ पे भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, पॉपुलर लीडर थे, आज भी पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन कोई उनके लिए बाहर नहीं निकला। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई 2/3 मेजॉरिटी से जीती हुई गवर्नमेंट, चारों सूबों में आज तक इतने वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पड़े जितने 96-7 में नून लीग को पड़े, लेकिन उसे भी निकाल दिया गया, कोई उसके पीछे बाहर नहीं निकला। इसी तरह पीटीआई की गवर्नमेंट आई, जिस रास्ते से आई, जिससे बाकी आए उसी से वो भी आई, वो भी चले गए, और उनके लिए भी आज भी कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपनी सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी वजह ये है कि किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया, किसी ने हमारी ज़िंदगी को नहीं बदला। अगर हम अपने साथ मिलता जुलता कोई मुल्क देखें तो वो टर्की है, वहाँ भी मार्शल लॉ लगते रहे, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी गई, और वहाँ भी यही सब कुछ होता रहा जो हमारे यहाँ पे हो। इसी तरह की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वहाँ पे भी आती गई, लेकिन एक लीडर वहाँ पे आया जो लोकल गवर्नमेंट में परफॉर्म करके आया। उर्दुगान साहब पहले मेयर बने, उन्होंने डिलीवर किया अपने लोगों को, फिर वो मुल्क के सदर बने, और सदर बन के भी उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को बदला, अपने मुल्क को आगे लेके बढ़े। और जब उनके खिलाफ कू हुआ तो उसकी हिफाजत किसने की? अवाम ने उसकी हिफाजत की। और जमहूरियत की हिफाजत करता कौन है? वो तो अवाम ही करती है, क्योंकि ये अवाम की हुकूमत होती है। हमारे यहाँ ये नहीं हो सका बिकॉज हमारे लीडर किसी प्रोसेस से नहीं आए। हम ये चाहते हैं कि सूबे बने, पॉलिटिकल जो आपका केक है वो बड़ा हो, उसके स्टेक होल्डर ज़्यादा हों, वो परफॉर्म करें, परफॉर्म करके आगे बढ़ें, ताकि लोगों के दिलों में उनकी इज़्ज़त और उनकी शोहरत किसी वजह से हो, सिर्फ जज्बाती ना हो, बल्कि वो परफॉर्म करके आगे बढ़े। और वहाँ से जो लोग आगे बढ़ेंगे वो नेशनल लेवल पे आपके अच्छे लीडर बनेंगे। इंडिया में आपने देखा कि चाय बेचने वाला मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्योंकि सिस्टम उसको इजाज़त दे रहा था। सिस्टम में ये गुंजाइश मौजूद थी कि अगर कोई मेहनत करेगा तो वो लोअर मिडिल क्लास से भी होगा तो वो भी आगे बढ़ सकता है। और ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा, सारे स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, कि दुनिया भर में पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी मिडिल क्लास से आती है। जो रिच ऑफ द रिच है वो कभी अच्छे लीडर नहीं दुनिया में पैदा हुए। आप देख लें, दुनिया में 2-4 ऐसे लोग आए हैं जो अल्ट्रा रिच थे और वो पॉलिटिक्स में आए और लीडर बन गए, तो उनकी कारकर्दगी आप देखें वो नहीं होगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी लीडर आपको नज़र आएंगे वो मिडिल क्लास से नज़र आएंगे, और मिडिल क्लास का लीडर आगे फिर ही बढ़ सकता है कि आपका सिस्टम उसको आगे बढ़ने की इजाज़त देता हो। मैं ये हमेशा कहता हूँ, आज भी रास्ते में चौधरी साहब भी ये जिक्र कर रहे थे कि अभी आपने देखा अरशद साहब जिन्होंने वो नेज़ा फेंका और वो ओलंपिक चैम्पियन बन गए, और जब वापस आए तो यहाँ पे हर तरह के लोग क्रेडिट ले रहे थे और उनको इनाम उनको मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। मैंने ये कह रहा था, आज आसिम साहब भी स्टोरी सुना रहे थे किस तरह उन्होंने आपकी ये यूनिवर्सिटी शुरू की, कहाँ कहाँ से किस किस मरहले से मुश्किल से वो गुजरे। तो मेरा और आसिम साहब ईमान आज पक्का हो गया कि इस सिस्टम के अंदर अगर आपने तरक्की करनी है तो पहले आपको इस सिस्टम को डिफीट करना होगा। अरशद ने भी अगर मेडल लिया तो पहले इस सिस्टम को डिफीट किया, फिर आगे बढ़ा और अल्लाह ने उसको कामयाबी दी। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो कम अज़ कम
अगर हमें सपोर्ट ना कर सके तो हमारे रास्ते की रुकावट भी ना बने। वो सिस्टम कहाँ से आएगा? आपको आगे बढ़ने की आज़ादी और आप आगे बढ़ने की, आप में कौन है जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा? वो उस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारी जनरेशन बैठी हुई है, ये लोग सारे बैठे हुए हैं, ये 20 साल बाद यहाँ पे शायद नहीं होंगे, लेकिन आप उस वक्त अपने करियर की पीक पे होंगे। आज हमारे इन सूबों की वजह से, इन बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की वजह से 44% बच्चे हैं जो स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है, जिनको पूरा खाना नहीं मिल रहा, और उसकी वजह से उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, उनकी बॉडी डेवलप नहीं हो रही। ये 44% बच्चे जिनकी तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, ये उस वक्त आपको हॉन्ट करेंगे जब आप लोग अपने करियर की पीक पे होंगे। ये मुल्क आगे चल ही नहीं सकेगा, बढ़ ही नहीं सकेगा अगर हम इसको नहीं आज रोक देते। तो अगर इसको हम सामने रखें तो हमने अपना 20 साल बाद का फ्यूचर भी दांव पे लगा दिया हुआ है। अगर आज इस पे बात नहीं करेंगे और आप लोग बात नहीं करेंगे तो ये आप ही के करियर के पीक पे आपके सामने आके खड़ा होगा। 25 मिलियन ऐसे बच्चे हैं पाकिस्तान में जो स्कूल नहीं जा रहे, और ये दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है। इंडिया 150 करोड़ की आबादी है, उनके कोई 20 लाख के करीब बच्चे हैं जो वो समझते हैं कि स्कूल नहीं जा रहे। हमारे 25 मिलियन, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो वो भी कल को अनएम्प्लॉयबल यूथ हम पैदा कर रहे हैं जो खुद भी काम कर नहीं सकेंगे, आपको भी काम करने नहीं देंगे, फिजिकली हैंडीकैप होंगे। ये एक मुकदमा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक प्रेजेंटेशन है जो आपने सुन ली।